मैम प्लीज अलाउ मी स्क्रीन शेयरिंग यस मैम, आप कर सकती हैं स्क्रीन शेयर। फ्रॉम माय पीसी मैम। 1 मिनट, आप शेयर कीजिए। एक सेकंड। नो मैम। 1 मिनट मैम। यस, को होस्ट निकल गया है। ओके यस, नाउ यूल बी एबल टू शेयर। ओके या so my slides are visible to all, right? Yes, yes. Okay. So thank you so much. Again, मैम ने फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू कि आपने आपकी हेल्थ के लिए टाइम निकाला आज स्पेशल, और स्पेशल थैंक्स टू मेघा मैम एंड एमवे का पूरा वेस्ट मार्केटिंग टीम। स्पेशल थैंक्स टू माय अपलाइन, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू शेयर माय प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले दिल, हार्ट को हम लोग दिल बोलते हैं हिंदी में, है ना। और जब से मैं छोटी थी तो मुझे यही पिक्चर याद आता था जब भी कुछ हार्ट के बारे में बात करना था। फिर ये समझ में आ गया कि मतलब हार्ट इज समथिंग रिलेटेड, कि जहाँ पे हम दिल की बात करते हैं या फिर जिन लोगों को हम चाहते हैं तो वो हमारे दिल में बसते हैं, ये सारी चीजें, राइट। बट जब हम मेडिकल फील्ड में आए तब पता चला कि एक्चुअली हार्ट क्या है। तो इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, इट हैज गॉट 4 चेम्बर्स, है ना। और ये पूरा हार्ट जो है हमारा, तो देखते हैं कि ये काम क्या करता है ना। तो पूरे बॉडी का जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, तो कलेक्ट होके हार्ट के पास आता है, राइट साइड में आता है, फिर वहां से वो लंग्स के पास भेजा जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। फिर लंग्स से पूरा ऑक्सीजनेट होके ब्लड हमारी लेफ्ट साइड के हार्ट में आता है, और वहां से वो पूरे बॉडी को सप्लाई किया जाता है, राइट। तो ये हार्ट क्या करता है, एक तो ये पंपिंग करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। फिर हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स है या फिर जो भी इसेंशियल सब्सटेंसेस है, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम इज बिकॉज ऑफ दिस हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, व्हाट वी कॉल इट एज। और ये हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी देखते हैं कि कार्डियक डिसीजेस को हम कैसे डिवाइड करते हैं ना। तो जब मैं कार्डियक की बात कर रही हूँ तो इट इज नॉट ओनली कार्डियक, तो पूरा हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यानी हार्ट, उसके साथ पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स, यानी एक पूरा नेटवर्क जैसे बॉडी में रहते हैं। और राइट फ्रॉम आवर ब्रेन, किडनीज, लंग्स, लीवर, हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम, हमारे एक्सट्रीमिटीज, हाथ पैर, सारी चीजों को ये ब्लड देता है। तो जो भी बीमारियां रिलेटेड है, so these are not only related with heart but also अदर बॉडी के जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनसे भी रिलेटेड बीमारियां हैं, तो उन सारों को हम लोग मतलब ये कॉमन इसमें इंक्लूड करते हैं। तो कुछ ऐसे डिसीजेस होते हैं जो मतलब बच्चे को माँ के पेट में जब रहता है बच्चा तभी से होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस। अभी जो भी माँ है तो वो प्रेग्नेंट होने के पहले से उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे है, या फिर उनका जेनेटिक मेकअप कैसा है, कौन से एनवायरमेंटल पोल्यूशन को या फिर टॉक्सिन्स को वो एक्सपोज हो रही है, तो काफी सारी चीजें हैं वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे में कौन सी बीमारियां हो सकती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि जन्मजात आजार, मतलब दिल में छेद, विंडो रहना, या फिर 2 कंपार्टमेंट में छोटा सा होल रहता है, और इट कॉजेस मेजर प्रॉब्लम टू द चाइल्ड, राइट। फिर दूसरा आता है रोमैटिक वाल्वुलर हार्ट डिसीज, यानी कुछ बच्चों को जब छोटे होते हैं तो घुटनों में दर्द होता है, फीवर रहता है, सोर थ्रोट यानी गले का दर्द होता है। अगर ऐसी चीजें छोटे बच्चों में रहते हैं, स्पेशली बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज, तो हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, या सिर्फ घर पे कुछ दिया और फिर काम चला लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। यू शुड कंसल्ट सम पीडियाट्रिशियन या फिर आपके फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है ये डिसीजेस में बच्चों के हार्ट वॉल जो है वो बचपन में अफेक्ट होते हैं, और उसके जो मैनिफेस्टेशन है वो हमें मतलब 15-20 साल के बाद दिखाई देते हैं। यानी हम सुनते हैं ना कि वॉल खराब हो गया, वॉल रिप्लेसमेंट का जरूरी है। तो मेजर पोर्शन ऑफ वैल्वुलर हार्ट डिसीज इज कवर्ड बाय दिस रोमैटिक हार्ट डिसीज, स्पेशली इन इंडिया। फिर आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी जो बोलते हैं ना कि ब्लड वेसल में ब्लॉकेजेस आ गए, हार्ट के वेसल्स में ब्लॉकेजेस आ गए,
फिर उसके लिए एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत पड़ रही है या बाईपास करने की जरूरत पड़ रही है। तो इसका जो मेजर सिनारियो है कार्डियक डिसीजेस का, तो नाउ डेज इट इज कवर्ड बाय कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस एंड अलोंग विद दिस अदर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, यानी एवोर्टा के डिसीजेस, यानी जो मेजर ब्लड वेसल है जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो उनके डिसीजेस आ गए, या फिर इवन स्ट्रोक भी है ना। कुछ हम पैरालिसिस के बारे में सुनते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, है ना। हार्ट से कुछ खून की गुठली निकल के आती है, या फिर एथरोस्क्लेरोसिस होता है, ब्लड वेसल खराब होते हैं और वहां पे ब्लॉकेजेस आते हैं। तो ये पूरा सिनारियो इज कवर्ड अंडर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, राइट। तो जब हम ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के बात करते हैं, तो मेजोरिटी पोर्शन ऑलमोस्ट 65 to 70% इज कवर्ड बाय इश्यमिक हार्ट डिसीजेस, जिसमें जो कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस है वो आते हैं। देन फ्यू पोर्शन इज कवर्ड बाय रूमेटिक हार्ट डिसीज एंड लेस पोर्शन है जो मतलब स्ट्रोक एंड ऑल ये सारी चीजें कवर करती हैं। अभी कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स, है ना, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सी इज अ कार्डियोवैस्कुलर सर्जन एंड व्हाई न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कंसल्टेंट, है ना, व्हाई हम लोग आज यहाँ बैठे हैं प्रिवेंशन के बारे में बातें करने के लिए। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं ना, तो डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट बता रहा है कि 2017 में ऑलमोस्ट 27% ऑफ डेथ्स वेर फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। फिर जो भी यंगर एज में डेथ हो रहे हैं, तो मेजर पोर्शन चंक गोज टू कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। अगेन हम अडल्ट लेस देन 65 की बात करते हैं, तो एवरी फिफ्थ डे हम बोल रहे हैं, या फिर आउट ऑफ 10 पीपल 2 पीपल डाई बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। एंड स्पेशली कोरोनरी आर्टरी डिसीज का जो भी पोर्शन है, तो वो काफी बढ़ गया है इंडिया में। 2001 से 2023 तक ये परसेंटेज 17 से 23% तक बढ़ गया है। मेरे हिसाब से देखो, अभी ये हो गया वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो व्हेन आई वाज लाइक कि मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था 2000 में, तो वो टाइम पे हमने क्या सीखा था कि जो भी हमें ये कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस होते हैं, तो दे अकर मेनली आफ्टर एज ऑफ 60-65, है ना, जो अडल्ट एज की बीमारी है बोल रही। बट जब 2020 में हम लोग पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट जो है वो बिलो 40 एज को बिलोंग कर रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन मतलब कि इसका जो ग्रेविटी है ये प्रॉब्लम की, वो कितनी बड़ी है। दूसरी बात ये है कि अगर मतलब ये डिसीजेस तो होने वाले हैं, ये सब है, बट हाउ वी कैन प्रिवेंट इट और हाउ वी कैन प्रोलॉन्ग इट, दैट मैटर्स अ लॉट। तीसरी बात ये है कि अगर मतलब किसी को डिसीज भी हो गया, मतलब समझो बाईपास भी करना पड़ा या फिर एंजियोप्लास्टी भी करना पड़ा, बट उसके जो कारण हैं जिसे हम लोग इटियोलॉजी बोलते हैं, जब तक हम ये इटियोलॉजी करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप मतलब कितने बार बाईपास करो, कितने बार एंजियोप्लास्टी करो, है ना, वो नए वेसल में या जो नया ग्राफ्ट डाला है, नया स्टेंट डाला है, उसमें तो ब्लॉकेजेस आने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई प्रिवेंशन जो है वो इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अभी देखते हैं कि कौन से कार्डियोवैस्कुलर पर्टेनिंग क्या क्या डिसीजेस के साथ हम डील करते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी इसमें सब आ गया। एंजाइना, यानी कुछ लोगों को चेस्ट पेन होता है, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। फिर कुछ लोगों को डायरेक्टली हार्ट अटैक आता है। सम पीपल हैव गॉट ओनली सिम्टम्स, है ना, कि एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशंस नहीं होते, बट दे आर सिम्टोमेटिक, तो दे आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस डिसीज सिनारियो। फिर आता है स्ट्रोक, यानी पैरालिसिस या कोरोनरी सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, यानी ब्रेन के सर्कुलेशन में जो ब्लड वेसल है उनमें ब्लॉकेजेस आना। फिर आता है पेरिफेरल आर्टरी डिसीजेस, अरिथमियाज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी पैर के जो ब्लड वेसल है उनमें गुठली होना, और समटाइम्स वो जो गीट है वो हमारे लंग को जो ब्लड वेसल जाती है उनमें जाके जमा होती है, एंड इट इज लाइक वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी जिसे हम बोलते हैं। अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है ना, कि हाउ स्टेंटिंग इज डन या फिर ब्लड वेसल में कैसा होता है। तो हम इटियोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। तो समझो ये हमारी ब्लड वेसल है ना। तो ये ब्लड वेसल में क्या होता है, जब कभी हमारी कोलेस्ट्रॉल में गड़बड़ी है, या फिर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है, या फिर आजकल होमोसिस्टिन लेवल्स आर हायर, तो ये जो ब्लड वेसल है तो इसमें कुछ चेंजेस होना स्टार्ट होता है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लॉकेजेस हो गए, है ना। तो जब भी आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, जब 70% से ज्यादा ब्लॉकेजेस है, तो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे स्टेंट प्लेस कर रहे हैं। फिर ये पिक्चर है जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का बोला था ना मैंने, तो पैर में क्या होता है, कभी कभी हाइपर कोएगेबल स्टेट, यानी कुछ लोगों में
खून ज्यादा थिक होता है या उनमें गुठलियां होने का रिस्क थोड़ा बढ़ता है, ये पैर में गीट हो जाती है, एंड हियर वी कैन सी कि इट हैज गॉन टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। अभी देखते हैं कि इसके कोरोनरी आर्टरी डिसीज के सिम्टम्स क्या है। तो एक तो है कि चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। सिम्टम्स के बारे में बात करने से पहले मैं ये भी बताऊंगी कि आजकल क्या हो गया ना कि डायबिटीज जो है वो थोड़ा अर्ली एज पे आना स्टार्ट हो गया है ना, कि मतलब कुछ 30s 40s में भी डायबिटीज आने लगा है, एंड स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स these features are like we call them as silent features, यानी मतलब डिसीज तो होता है उनमें बट सिम्टम्स नहीं आते। तो मेनली सिम्टम्स जो है चेस्ट पेन होता है, अनइजीनेस होता है, कुछ लोगों को मतलब खाने के बाद एसिडिटी जैसे लगता है या फिर चेस्ट टाइटनेस लगता है ना। कुछ लोगों को ये होता है कि जो भी दर्द हो रहा है वो लेफ्ट हाथ की तरफ जाता है या ऊपर जॉ की तरफ जाता है या नीचे अप टू अम्बिलिकस की तरफ भी जाता है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद स्वेटिंग एंड डिस्कम्फर्ट। फिर कुछ लोग ये भी प्रेजेंट नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक नॉशिया, वॉमिटिंग, समटाइम्स लूज मोशन करके भी दे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इट इज नॉट लाइक कि चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो कुछ तो ले लिया, एंटासिड खा ली, देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमने। अगर ये सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड कंसल्ट आवर डॉक्टर। अभी ये कुछ सिम्टम्स दिए हैं जिनके बारे में अभी बात की हमने ना। तो दीज कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम असिम्टोमेटिक, है ना, जिसे हम साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, वहां से लेके मतलब सांस फूलना, थोड़ा भी डिस्टेंस चलते हैं या फिर एक दो मंजिल माले चढ़ते हैं तो भी मतलब छाती फूल के आती है, एंड यू हैव टू स्टॉप, है ना, थोड़ा रेस्ट लो एंड देन ओनली वी कैन वॉक। लाइट हेडेडनेस, कफ, वॉमिटिंग, तो ये सारे सिम्टम्स कैन बी बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, राइट। तो अभी देखते हैं ये हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो ईसीजी निकालते हैं हम लोग पेशेंट का जब ये आते हैं तो फिर 2D को देखते हैं हम लोग, जो पेशेंट मतलब स्टेबल है ना, कि जिनको बहुत सिग्निफिकेंट तकलीफ नहीं हो रही है बट ऑन एंड ऑफ उनको अंजाना होता है यानी चेस्ट पेन होती है, तो वो पेशेंट के लिए हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट करके बोलते हैं, यानी ट्रेडमिल पे वॉक करने के लिए बोलते हैं, और वो टाइम पे उनका ईसीजी रीडिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब मॉनिटर करते हैं। सो इसमें अगर टीएमटी पॉजिटिव आती है तो वो पेशेंट को हम लोग एंजियोग्राफी के लिए प्लान करते हैं। बट आजकल कैसा हो रहा है ना कि पेशेंट जो है उनको घुटने की भी तकलीफ होती है, तो उनका वॉकिंग डिस्टेंस ऑलरेडी कम होता है, फिर डिस्कम्फर्ट है, तो ऐसे पेशेंट को हम यूजुअली टीएमटी नहीं करते, वी डायरेक्टली सजेस्ट देम एंजियोग्राफी या फिर सीटी एंजियो बोलते हैं। देन वी हैव थैलियम स्कैन, ट्रॉप-टी एंड सीकेएमबी, ये जो है वो ब्लड के टेस्ट है, राइट। फिर देखते हैं कि अभी समझो किसी को डायग्नोज भी हो गया है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हर एक पेशेंट को हम डायरेक्टली ओटी में नहीं लेके जाते, ऑपरेशन नहीं करते उनका। तो काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट से ही ये करते हैं, और यहाँ पे आता है रोल मतलब अलोंग विथ मेडिसिन देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर आता है एंजियोप्लास्टी, जो हमने पिक्चर देखा अभी, और बाईपास सर्जरी, है ना। तो ये है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी का पिक्चर है जो मैंने अभी दिखाया था आपको, और ये है बाईपास का। तो बाईपास में हम लोग क्या करते हैं, ब्लड की दूसरी वेसल निकाल के, यानी पैर की वेन निकाल के या फिर हाथ की आर्टरी निकाल के या फिर स्टर्नम के बाजू में एक ब्लड वेसल होती है तो वो निकाल के हम लोग जो भी ब्लॉक हुआ है तो उसे बाईपास करके फिर आगे से वो ब्लड सप्लाई रेगुलर करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज बाईपास सर्जरी। अभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये तो सारी मतलब डॉक्टर की बातें हो गई। अभी देखते हैं कि हमारी ये क्यों हो रहा है ना। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिवेंटेबल कॉजेस, यानी जैसे हमारा एज बढ़ता है तो बॉडी में डीजनरेटिव चेंजेस होते रहते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स थिकन होते जाते हैं, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होते जाता है। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, सेक्स, इट इज कंपैरेटिवली मोर कॉमन इन मेल सेक्स, बट नाउअडेज बोल रहे हैं ना हम लोग कि औरतें भी हम कहीं पीछे नहीं है ना, हर एक जगह पे हम लोग जेंट्स लोगों की बराबरी कर रही है। तो सेम थिंग हियर, पहले बोला जाता था कि बिकॉज ऑफ हार्मोनल प्रोटेक्शन मतलब लेडीज जो है उनको कोरोनरी डिसीज आफ्टर मेनोपॉज उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, बट नाउअडेज बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड इंक्रीज स्ट्रेस, तो इवन जिनके मेंसेस अभी भी चल रहे हैं वो फीमेल्स भी हमारे पास आती है एंजियोप्लास्टी करने के लिए या फिर
बाईपास करने के लिए। देन हेरिडेटरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, हमारा जेनेटिक मेकअप कैसे है, राइट। और यहाँ पे कुछ प्रिवेंटेबल कॉजेस हैं जिन पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स, इसमें आता है स्ट्रेस लेवल्स, हमारे एडिक्शंस, फिर डाइटरी फैक्टर्स, देन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहना या लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मलिटीज बोल सकते हैं जिसे हम लोग, या फिर होमोसिस्टिन लेवल्स बढ़ जाना। तो ये कुछ मॉडिफाइबल कॉजेस है कि जिनको हम लोग थोड़ा केयर लेते हैं तो हम ये सारी चीजें अवॉइड कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि वाई यंगर एज है ना, जो मैंने बोला कि आजकल हम लोग समझो 100 पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट जो है वो बिलो 40 है ना, यानी यंग एज को बिलोंग करते हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इज आजकल जो भी प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है ना। तो पिज्जा, बर्गर, इट इज अवेलेबल इवन एट तालुका प्लेस या विलेज लेवल पे भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। एंड ये सारी चीजें मतलब हमारा जो मेटाबॉलिज्म है इनको अफेक्ट करती है। फिर है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ना, पहले की ना हम ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू, हम हंटर गैदर को बिलोंग करते हैं एक्चुअली, जो हमारा मेकअप है। बट आजकल देखा जाए तो वी लीव अ वेरी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ना, अब बहुत ज्यादा काम नहीं करते, या फिर जो काम है हमारा वो मतलब थोड़ा सिटिंग टाइप का हो गया है, या फिर फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा नहीं है। फिर एक्सरसाइज, मेजोरिटी पीपल डोंट एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज करते हैं वो ओवर एक्सर्ट करते हैं। और काफी बार हम सुनते हैं ना कि जिम करते टाइम कोई कोलैप्स हो गया, या व्हाइल प्लेइंग बैडमिंटन दैट पर्सन सफर सडन डेथ एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। फिर अभी ओबेसिटी का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। दो इवन दो इंडिया इज मतलब सो मच पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग, बट वी आर वेरी प्रॉस्परस है ना, और वो प्रॉस्पेरिटी सभी जगह पे दिखाई देती है। इवन स्कूल गोइंग एज के भी जो बच्चे हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी इज ऑल्सो नाउअडेज वेरी कॉमन। एंड ये ओबेसिटी मतलब बड़ा हुआ पेट, इसके साथ जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो डेफिनेटली मतलब ये कमिंग जनरेशन को सिंस चाइल्डहुड इट इज अफेक्टिंग देम है ना। फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां एट अर्ली एज, मतलब हमारे पहले का जो जनरेशन था उनको 50s 60s में जो बीमारियां होती थी आजकल वो 30s 40s में दिखाई दे रही है, राइट। फिर एडिक्शंस आर वेरी कॉमन इवन एट सिंस मतलब बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया बोल सकते हैं, या इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल थिंग है ना। बच्चे बहुत अर्ली एज से ये सारी चीजों को एक्सपोज हो रहे हैं। इवन टोबैको का एडिक्शन अगर अर्ली एज से होता है तो उनको मतलब ये सारे कोरोनरी वैस्कुलर डिसीजेस और कैंसर, काफी सारी बीमारियां मतलब जो भी अर्ली एज पे आने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। और एवरीवेयर देयर इज स्ट्रेस नाउअडेज है ना, सबको स्ट्रेस है, छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल जाना पड़ता है, फिर उनके कुछ ये रहते हैं असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, ये वो। फिर हर एक पर्सन इज अंडर स्ट्रेस, बट वो स्ट्रेस को फाइट करने के लिए जो डी स्ट्रेस मैकेनिज्म होना चाहिए तो दैट शुड बी देयर है ना, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। और हेरिडेटरी फैक्टर भी जो यंग लोगों को अर्ली एज में जो स्ट्रोक होते हैं या कार्डियक डिसीजेस होते हैं उसके लिए अफेक्ट करता है। नाउ कमिंग टू लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल कैसा है हमारा, तो वर्क आवर्स है ना, वर्क आवर्स शुड बी फिक्स, वहां पे प्रॉपर ब्रेक होना चाहिए है ना वर्किंग आवर्स में। फिर कुछ लोग जो आईटी फैकल्टी को बिलोंग करते हैं तो उनके वर्किंग आवर्स थोड़े से ऑड रहते हैं ना, वो बहुत प्राउडली बताते हैं कि हम अमेरिकन टाइम के साथ काम करते हैं, बट इज इट गुड फॉर योर हेल्थ है ना। हमारे बॉडी का भी एक सर्कैडियन रिदम है, और हमारे मतलब जो पूर्वज है वो हमें क्या बताते हैं कि अर्ली ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए ये। तो वी शुड अगेन गो बैक टू बेसिक्स है ना, क्योंकि ये जो है वर्क आवर्स और टाइम पे काम करना, रात में लेट तक सोना, लेट खाना खाना है ना, सुबह में लेट उठना, तो इससे क्या होता है जो हमारा हार्मोन बैलेंस है दैट इज अफेक्टेड। और अभी आजकल जो इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ रहा है तो इट इज वन ऑफ द कॉज है ना। फिर जब हमारी रात के टाइम पे जो टाइम पे सोना है वो टाइम पे हमारी नींद ठीक से नहीं हो रही है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है, हमारा सीएनएस अफेक्ट होता है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो अफेक्ट होता ही होता है। फिर एडिक्शन नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल है ना, गैजेट एडिक्शन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। पीपल आर लाइक सो मच इंडल्ज इन द वर्चुअल वर्ल्ड,
और ये जो वेव्स है, सो दिस ब्लू लाइट या जो भी बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, सो कॉल्ड, सो दे आर कॉजिंग इंजुरी एट सेलुलर लेवल है ना. सो ऑल दिस फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग आर स्ट्रेस है ना, जिसे हम सेलुलर स्ट्रेस बोलते हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, तो वो बढ़ रहा है. फिर ईटिंग हैबिट्स है ना, तो जो टाइम पे जो खाना है वो टाइम पे वो नहीं खा रहे है ना. अभी मतलब चातुर्मास का टाइम है, श्रावण महीना चल रहा है, बट फ्यू पीपल दे प्राउडली से कि हम ये कुछ मानते नहीं है ना, दे कीप ऑन ईटिंग. बट उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो हमने देखना चाहिए, एंड वी शुड फॉलो दैट थिंग अकॉर्डिंगली, राइट. फिर जो भी है कि एक तो इंक्रीजिंग वर्क आवर है, और रिलैक्सेशन जो हो रहा है वो रिलैक्सेशन के लिए प्रॉपर टाइम नहीं है. या फिर लोग स्पेशली यंगस्टर्स बोल सकते हैं, या नॉट ओनली यंगस्टर्स, जो भी ये फॉलो करते हैं शेड्यूल, रिलैक्सेशन जो हो रहा है तो इट इज इन फ्रंट ऑफ टीवी या फिर विथ अल्कोहल. तो ये चीजें हमें रिलैक्स नहीं कर रहे हैं. इवन वी गो टू वॉच मूवी है ना, कि जस्ट मतलब चिल करते हैं थोड़ा चेंज करने के लिए, बट दैट इज नॉट रिलैक्सेशन, दैट इज इनडायरेक्टली इंक्रीजिंग आवर स्ट्रेस, ऑल दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. या फिर जब अल्कोहल ले रहे तो उसके जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, सो ऑल दिस थिंग्स आर एडिंग अप मोर स्ट्रेस टू आवर बॉडी. देन लैक ऑफ एक्सरसाइज, दिस इज वन ऑफ द थिंग कि हेक्टिक शेड्यूल के वजह से पीपल डोंट हैव टाइम फॉर एक्सरसाइज एंड ऑल दिस थिंग. इवन हाउसवाइफ्स जो होते हैं, हम बोलते हैं उनको कि आप मतलब थोड़ा टाइम निकालो, एक्सरसाइज करो, तो दे से कि नहीं मैम, हमारा शेड्यूल इतना बिजी होता है कि हमें टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का है ना. तो ऑल दिस थिंग्स आर लाइक कॉजिंग मतलब जो इंक्रीज इंसिडेंस है यंगर एज पे हो रहा है, या फिर जो भी बीमारियां बढ़ रही है, नॉट ओनली कार्डियक डिसीजेस बट राइट फ्रॉम कैंसर एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट. और स्ट्रेस, तो अभी देखते हैं कि स्ट्रेस हमारे बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रहा है ना. तो स्ट्रेस इज लाइक कि मतलब हमारे हेड टू टो, मतलब पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है. जो हमारा सेलुलर लेवल का स्ट्रेस बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, राइट. अभी देखते हैं कि ये जो भी हैबिट्स है ना, मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे, दिस इज वेरी कॉमन कि कुरकुरे या वेफर्स का पैकेट है ना, सोशो इकोनॉमिक स्टेटा कोई भी हो, मतलब राइट फ्रॉम पुअर टू हाई स्टेटस, हम ये सारी चीजें देखते हैं. बट इज इट रियली गुड है ना, इसमें जो भी एडेड सारी चीजें है, तो वो मतलब ये बच्चों की किडनी से लेके सारे ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, राइट. और जो भी हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं तो दैट इज अफेक्टिंग अस बैडली. फिर जब भी हम गेट टुगेदर भी कर रहे हैं तो दिस पिक्चर इज वेरी कॉमन है ना, एवरीबडी इज लाइक बिजी विद देयर ओन गैजेट, सो दैट इज अगेन अफेक्टिंग अस वेरी बैडली. फिर हम गार्डन में भी जाते हैं तो दिस पिक्चर इज अगेन कॉमन है ना, आप जाए गए हो नेचर में तो जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग है ना, आप मतलब फिर वहीं पे जाके आपका स्ट्रेस लेवल मत बढ़ाओ, राइट. एंड दिस इज सम मतलब जो बोला कि हाउ इट केमिकली अफेक्ट्स आवर बॉडी, अल्कोहल है ना. और ये जो है मतलब कि स्ट्रेस हेड से लेके टो तक हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द मतलब आई थिंक पिक्चर के जो दिखा रहा है कि हमारे बॉडी का ये सारी चीजें हमारे बॉडी पे जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ा रही है. एंड बिलीव मी, वी हैव एंटी स्ट्रेस लेवल इन आवर बॉडी. जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है तो उसको डिस्ट्रेस करने का मैकेनिज्म खुद हमारे बॉडी के अंदर है. बट आजकल क्या हो रहा है ना कि स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़ गए हैं और डिस्ट्रेस का जो मैकेनिज्म है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए कम पड़ रहा है. एंड दैट इज द रीजन ये सारे डिसीजेस जो भी बीमारियां हैं, मतलब वंस सेल इज इंजर्ड, उसका रिपेयर मैकेनिज्म ठीक से हो नहीं रहा, तो दैट इज द बेसिक थिंग कि सारे डिसीजेस आने लगे हैं आजकल. तो अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट कि ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ना, हमारे हाथ में क्या क्या चीजें है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डिफरेंट डी स्ट्रेस मेजर. तो एक मतलब बहुत अच्छी चीज है कि वी हैव टू अर्न आवर हेल्थ है ना. तो ई आर्यन हमारी एमवे के ट्रेनिंग में भी काफी बार हमें बताया जाता है. तो ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज, ए स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, आर फॉर एडिक्वेट रेस्ट एंड एन फॉर न्यूट्रिशन. तो चलो देखते हैं कि डाइट लेना है तो अभी क्या डाइट लेना है ना, क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए. सो इज दिस प्रॉपर बैलेंस डाइट? ऑब्वियसली नो. इतना सारा प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस कार्ब्स है, यहाँ पे ट्रांस फैट्स है, सैचुरेटेड फैट्स है, डेफिनेटली दिस इज नॉट अ फूड. बट इज दिस अ बैलेंस फूड है ना. कुछ लोगों को लगेगा ये दिस इज अ बैलेंस फूड है ना, बट बाद में आप ही खुद आंसर देना कि इज दिस मतलब फुलफिलिंग ऑल माई रिक्वायरमेंट.
अभी देखते हैं कि बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें आते हैं ना। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो भी पोर्शन है दैट शुड कम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी क्या कि जो समझो ब्रेड लिया है और दूसरा है कि हम लोग चपाती खा रहे हैं, जवार की बाजरा या जवार की भाकरी खा रहे हैं। तो भाकरी या चपाती इट विल बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड योर ब्रेड बेकरी प्रोडक्ट्स दीज आर लाइक की प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट। तो हमने क्या करना है, प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है। फिर जो भी मिलेट्स है, तो जैसे रागी हो गया, नाचनी, तो ये सारी चीजें मतलब अलग अलग चीजें हमने हमारे डाइट में लेने की जरूरत है, जिससे हमारा जो शुगर है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो अच्छा रहेगा। ब्लड शुगर एकदम से बढ़ेगी नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा। हाँ, इवन हमें डायबिटीज से भी अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। फिर ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से हमें अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिलता है, हमारी गट हेल्थ भी अच्छी रहती है। साथ ही साथ में जो लिपिड प्रोफाइल के डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो भी नहीं होते, क्योंकि ये जो है फाइबर्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो ये बैड फैट को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होने देते। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोटीन। नाउअडेज जो भी मतलब ये इंसिडेंस बढ़ रहा है कोरोनरी आर्टरी डिसीज का, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि प्रोटीन का जो मात्रा है वो सिग्निफिकेंटली कम है ना। आउट ऑफ 10 इंडियंस 9 आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन इंटेक। और बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है कि जो हमारा बेसिक बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है, एंड दैट्स वाई डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या फिर लिवर डिसीजेस या कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, ये सारी कॉमन होती है। तो हमारा प्रोटीन इंटेक कैसे होना चाहिए, तो इट शुड बी 1 ग्राम पर केजी ऑफ आर आइडियल बॉडी वेट। और जो भी हम ले रहे हैं हमारा प्लेट, तो इट शुड डेली कंटेन कॉम्प्लेक्स मिक्सिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन एंड जो भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट इसलिए कि इट हेल्प्स इन हमारा मतलब वियर एंड टीयर मैकेनिज्म जो हो रहा है, तो उसको रिपेयर करने में वो मदद करता है। और जो मतलब एक स्टडी है रिसेंटली कि आजकल लेस प्रोटीन इंटेक एंड एक्सेस यूज ऑफ प्यूरिफाइड वाटर है ना। हर एक घर में जो आप आरओ का वाटर है, फिल्टर बिठाया हुआ है, सो दीज आर कॉजिंग मतलब कोरोनरी डिसीज इंक्रीज होने का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर आते हैं फैट के पास की, तो फैट्स कौन सा लेना चाहिए है ना। देर आर सो मेनी क्वेश्चंस कि रिफाइंड तेल अच्छा है या घाने का तेल अच्छा है, या फिर घर पे हम लोग मतलब कितना ऑयल यूज करें। कुछ लोगों को लगता है कि ऑयल यूज करना तो मतलब जरूरी है ना। तो ऑब्वियसली जैसे हमें प्रोटीन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, सेम थिंग फैट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और फैट जो ले रहे हैं हम लोग, तो अगेन यहाँ पे कैसे रहता है ना, हमारे फूड में कुछ नॉन विजिबल फैट रहता है, मतलब हम वो फूड में हमें लगता नहीं कि उसमें फैट है, बट इट कंटेन्स फैट है ना। और इसीलिए हम जितना भी फैट का पोर्शन ले रहे हैं, तो दैट शुड कंटेन अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा उसमें ज्यादा होनी चाहिए। अभी ये अनसैचुरेटेड फैट्स कहाँ से मिलते हैं हमें, है ना, और सैचुरेटेड फैट्स कहाँ से होते हैं। तो जो अभी हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, तो क्या होता है कि रिफाइंड ऑयल का जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, तो उसमें हाइड्रोजनेशन किया जाता है, और जो भी अनसैचुरेटेड फैट्स है जिसे हम गुड फैट बोलते हैं, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स। तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। सेकेंड थिंग, ऑयल्स आर गुड, ऐसे नहीं है कि ऑयल मतलब बैन ही करना चाहिए। ऑयल्स आर गुड क्योंकि उससे जो नॉन इसे ये मिल रहा है हमें, व्हाट वी से ओमेगा 3 मिल रहा है, दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ है ना। बट जब हम उसे तला हुआ बना के कर रहे हैं, और स्पेशली हमारी इंडियन फूड जब हम कुक करें, तो हम पहले क्या करते हैं, कढ़ाई में तेल डालते हैं, तो जो भी उसमें अनसैचुरेटेड या गुड फैट है, तो वो सारे फैट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं या सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड दैट फैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। फिर जो भी हम ओमेगा 3 ले रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मतलब वेजिटेरियन ओमेगा 3 इज गुड, या तो एक बात सिर्फ मैं बताना चाहूंगी कि जो ओमेगा 3 है वो 3 फॉर्म में आता है, एल EPA DHA। बहुत इसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, बट बॉडी जो यूज करती है फॉर्म जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज EPA एंड DHA। तो ये मेनली एनिमल सोर्स से आता है, और जो वेजिटेरियन है, तो उन वेजिटेरियन सोर्स से जो ले रहे हैं हम लोग, तो बॉडी में वो कन्वर्ट हो जाता है, ALA इज कन्वर्टेड इनटू EPA एंड DHA, एंड फिर वो बॉडी यूज करती है। बट काफी बार क्या होता है, ये जो मैकेनिज्म है उसका कन्वर्जन का, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मतलब कुछ लोगों को एलर्जीज आती है। जैसे बहुत ज्यादा हम लोग वॉलनट ज्यादा खाते हैं, तो हमें गले में खरोच जैसा लगता है ना, सो दैट इज अ टाइप ऑफ दैट थिंग। सो हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मतलब जो न्यूट्रिशन का गैप है वो फील करने की जरूरत
बहुत ज्यादा है, फिर वो गैप चाहे प्रोटीन का हो, फाइबर का हो या ऑयल्स का हो, राइट। देन कम्स इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वाइटामिन। तो कुछ वाइटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, कुछ वाइटामिन है जो ऑयल सोल्यूबल है। तो मेनली ऑयल सोल्यूबल जो है वो ADE के रहते हैं। एंड जो भी हम फैट्स ले रहे हैं तो उनके साथ हमें ये वाइटामिन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या रोल है ना, तो मेनली जो विटामिन डी है, तो विटामिन डी क्या करता है हमारे इंक्लूडिंग मतलब कार्डियक हेल्थ के लिए भी विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और इवन दो वी आर स्टेइंग इन इंडिया, मतलब जहाँ पे धूप अच्छा है, बट किसे टाइम है ना, कि सुबह की जो सनलाइट है कि जहाँ से हमें मैक्सिमम विटामिन डी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, तो उसमें जाके बैठने का टाइम किसको है ना। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सो मेनी पेशेंट्स की ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन है, इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, और इवन इसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी कोरोनरी डिसीजेस का जो इंक्रीजिंग वर्ष पे है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि बी कॉम्प्लेक्स के कुछ विटामिन है, जैसे हो गया B6, B12, है ना, साइनोकोबालामाइन। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो सोर्स है इट इज मेनली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस से आता है, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट, या फिर मीट, लिवर। सो ये चीजों से हमें B12 मिलता है। एंड वाई दिस B12 इज इम्पोर्टेंट, जो मैंने पहले बात की सीरम होमोसिस्टिन लेवल के बारे में। तो होमोसिस्टिन लेवल जब हमें B12, B6 का डेफिशिएंसी रहता है तो हमारे बॉडी के होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाते हैं। और जब ये होमोसिस्टिन लेवल हमारे बॉडी के बढ़ जाते हैं तो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि हमारी ब्लड वेसल्स में क्लॉट होना, वो ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाता है। और अगर हमारा ये इंटेक अच्छा है तो इसका जो भी इंसिडेंस है वो बहुत कम हो जाता है। देन अगेन विटामिन सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट एंड दैट हैज टू बी टेकन। फिर आते हैं मिनरल्स के पास। तो जो जैसे मैंने पहले बताया ना, हम एक्सेस प्यूरिफाइड वाटर पी रहे, तो उसकी वजह से जो भी मिनरल डेफिशिएंसी आ रही है, और कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी इंक्लूडिंग डायबिटीज, है ना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये सारे इंसिडेंट्स दे आर लाइक गोइंग ऑन इंक्रीजिंग वर्च। फिर आता है रोल एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जो मैंने सेल का डायग्राम दिखा है ना आपको, कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सेल को इंजरी होती है, बट अगर बॉडी का हमारा एंटीऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म अच्छा है तो वो इंजरी को रिपेयर करता है, और जो डिसीज प्रोसेस प्रोग्रेस में जा रही है उसे वो रुका देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या रहते हैं, तो विटामिन A, E, C, these are very important antioxidants. Then omega 3 is also very important antioxidant. Protein also plays a role of antioxidant, और रिपेयर मैकेनिज्म, ये सारी चीजें हमें मदद करती है। फिर नेक्स्ट कम्स क्या हमने कम मात्रा में क्या लेना चाहिए, तो मतलब जो भी सॉल्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे डाइट में कम मात्रा में लेना चाहिए, वो हमारे मतलब ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा रहता है। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स है या फिर प्रोसेस्ड फूड है वो जितना हो सके हमें अवॉइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ ये कुछ फूड के सोर्सेस है जिससे हमें omega 3 मिल सकता है। और थोड़ा सा कार्डियक सर्जन हूँ तो omega 3 के बारे में एक बात बताना चाहूंगी मैं। पर आर हार्ट, स्पेशली आर ब्लड वेसल्स, है ना, omega 3 इज लाइक संजीवनी, है ना। तो ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट फ्रॉम ब्रेन, स्किन, हेयर, हमारा कोरोनरी सिस्टम, लंग्स, फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग omega 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मेघा मैम बोले मुझे तो मैं सिर्फ स्पेशल टॉपिक omega 3 पे ही ले सकती हूँ, तो इतनी सारी चीजें हैं, है ना। तो जो भी मतलब इंक्लूडिंग अल्जाइमर्स, अगर हमारा omega 3 इंटेक अच्छा है तो हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉट नहीं आएंगे, अल्जाइमर्स का रिस्क कम हो जाएगा। देन हमारे लंग्स को ये अच्छा रखता है, लंग्स का भी जो सर्फेक्टेंट रहता है उसे वो अच्छे से बढ़ाता है। और कोविड में भी omega 3 के बहुत मतलब वंडरफुल रिजल्ट हम सभी ने देखे हैं ना। फिर राइट फ्रॉम मतलब हार्ट के तो पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ही ये बहुत अच्छे से रखते हैं। अगर हमारा omega 3 इंटेक अच्छा है तो आई से कि ऑलमोस्ट 70 to 80% चांस ऑफ आर मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज कम होता है। कैसे कम होता है, एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो है कि ये omega 3 हैज गॉट एंटीप्लेटलेट एक्शन, ब्लड के क्लॉट होना वो कम करता है।
फिर वेसल को स्पाजम में नहीं जाने देता है, मतलब वेसल जब स्पाजम में जाती है तो मतलब छोटी हो जाती है और ब्लड उससे कम जाता है। तो ओमेगा 3 इंटेक अच्छा है तो वेसल स्पाजम में भी नहीं जाती। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस करके एक प्रोसेस रहता है जिससे हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो हार्ड बनते हैं, तो ओमेगा 3 उनको भी नहीं बनने देता। तो इन दिस वे ओमेगा 3 हेल्प्स अस कि मतलब सारे टाइप के हार्ट अटैक आने से ओमेगा 3 हमें बचाता है, right? और फिर फैट्स के बारे में तो हमने बात की कि इसेंशियल फैट्स क्या है, नॉन इसेंशियल क्या है ना। और जो भी हम सैचुरेटेड फैट है वो फैट हमें मतलब ऑलरेडी इनविजिबल फैट से मिल ही रहे हैं। तो व्हाट वी शुड फोकस ऑन कि हमारा ओमेगा 3 या फिर अनसैचुरेटेड फैट्स रादर वी कैन से वो इनटेक हमारा कैसे अच्छा रहे उसके बारे में हम दे सकते हैं। एंड दोज हु आर स्पेशली वेजिटेरियन आई से मतलब ऐसे कुछ नहीं कि मैं नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रमोट कर रही हूँ, नथिंग लाइक दैट। सिर्फ एक मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। मतलब कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि व्हाट दे से कि मैम, पर्टिकुलरली लेडीज है ना, तो बाईपास का सर्जरी होता है एंड समटाइम्स दे बिकम वेरी इमोशनल और बोलते हैं कि मतलब मैम देखो ना, मैं मतलब पूरा मैंने घर की सेवा की जब से मैं आई यहाँ पे, और मैंने मेरा लाइफ कभी जिया नहीं, मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, मैंने कभी ये मतलब एडिक्शन का तो सवाल ही नहीं, देन व्हाई मी, है ना, ये डिसीज मुझे क्यों हुआ है ना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो यहाँ पे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो मतलब दो कल्प्रिट है ना, एविल बोल सकते हैं हम लोग। तो एक जो है वो है होमोसिस्टिन लेवल और दूसरा है सैचुरेटेड फैट्स, है ना। तो जो भी वेजिटेरियन लोग हैं तो दे शुड टेक केयर कि उनका नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं खा रहे तो एटलीस्ट कुछ सप्लीमेंट के हेल्प से या फिर कुछ इंजेक्शन भी आते हैं उसकी हेल्प से वो उनका B12 का लेवल अच्छा रखें, ताकि उनके होमोसिस्टिन लेवल नहीं बढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे। और दूसरी चीज है कि ये अनसैचुरेटेड फैट्स और ओमेगा 3 फैट्स, राइट। अभी देखते हैं कि एक्सरसाइज क्या करते हैं ना। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो भी है हार्ट भी ज्यादा फंक्शन करता है, हार्ट का पंपिंग और अच्छे से होता है, फिर सारे मसल्स को ब्लड सप्लाई मिलता है, वैस्कुलरिटी अच्छा रहता है। और व्हाट वी कॉल इट एज डेली हम अगर मिनिमम 3 to 5 किलोमीटर वॉक करते हैं तो हमारी बॉडी में भी सिस्टम है ना, हर टाइम ये नहीं कि हमें डॉक्टर के पास जाके बाईपास करने की जरूरत है। तो आर बॉडी हैज गॉट इन इट सिस्टम कि वो बाईपास वेसल शुरू कर बनाती है बॉडी में। अगर कहीं पे ब्लॉकेजेस है और हम लोग अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी मतलब दूसरे ब्लड वेसल से वो डिक्रीज वैस्कुलरिटी को मतलब टेक ओवर कर लेती है। तो व्हाट वी कॉल इट एज नेचुरल बाईपास, है ना। तो एक्सरसाइज करने से हमारे ब्लड वेसल्स अच्छे हो जाते हैं। फिर दूसरा है कि हमारे एंडोर्फिन लेवल्स बढ़ती है, उससे हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, वी फील गुड। फिर इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म, है ना। तो बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी ये सारी चीजें जरूरी है। तो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, है ना, आपको जो भी एक्सरसाइज अच्छी लगती है आप करो। फिर कुछ पेशेंट्स है तो उनको मैं बताऊंगी कि इवन नॉर्मल पीपल ऑल्सो आप एक्सरसाइज कब तक करना चाहिए, तो इट शुड हैव अ पॉइंट, है ना। आप उतना एक्सरसाइज करो कि आपको यू शुड गेट प्लेजर आउट ऑफ इट, है ना, आनंद मिलना चाहिए। भले ही शरीर थकता है, थोड़ा सोरनेस आता है, बट यू शुड हैप्पी। जहां पे आपको लग रहा है कि मैं ओवर एक्सर्ट हो रही हूँ या फिर डिस्कम्फर्ट लग रहा है, अनइजीनेस लग रहा है, दैट इज द मोमेंट यू शुड स्टॉप, है ना। नेवर नेवर स्ट्रेच योर सेल्फ मच, है ना। फिर दूसरी बात यह है कि भले हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा हाइड्रेशन लेवल अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन इज अ वेरी बैड कल्प्रिट, है ना। कि भले बाकी के फैक्टर्स बहुत ज्यादा नहीं है ना, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, होमोसिस्टिन लेवल्स नॉर्मल है, बट अगर डिहाइड्रेशन बॉडी फेस कर रही है तो हमारा हाइपर कोएगुलेबल स्टेट में जाते हैं, यानी ब्लड के गुठलियां होने का चांस और बढ़ जाता है एंड इट इंक्रीजेस द रिस्क। तो दैट्स व्हाई जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर न्यूट्रिशन ऑल्सो एंड आवर हाइड्रेशन लेवल ऑल्सो, राइट। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगाज है जिससे हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है एंड इवन इट इज लाइक एंटी एजिंग, है ना। प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड योगा हेल्प्स इन एंटी एजिंग एंड दिस इज प्रूव्ड, है ना, काफी सारे रिसर्च पेपर्स भी है इस पे। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, और साथ ही साथ में मैं बोलूंगी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी है। वी शुड हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, है ना, वॉट एवर वी हैव, है ना। नेचर ने हमें इतना भर भर के दिया है, तो मतलब नेचर भी हमें और ज्यादा देता है। और जो भी हमारी हेल्थ है वो और अच्छी रहती है जब हमारा एटीट्यूड हर एक चीज की तरफ अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है। फिर एडिक्शंस जितना हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। मतलब कोई साथ में स्मोक कर रहा है तो वी शुड अवॉइड दैट ऑल्सो, क्योंकि एक सिगरेट में इतने सारे टॉक्सिन्स हैं
जो हमारी पूरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो ऑल दिस एडिक्शन शुड